दोस्तों नमस्कार। आईसीआर ने फिफ्थ डीन्स कमेटी रिकमेंडेशन के बाद एग्रीकल्चर डिग्री के लिए बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स डिग्री के लिए जो कोर्सेज थे उनको रिवाइज किया और भी दूसरे डिग्री प्रोग्राम्स के लिए कोर्सेज को रिवाइज किया। और उसी कंटेक्स्ट में बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स डिग्री में एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया जिसका टाइटल है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। ये कोर्स 2 क्रेडिट्स का है और फूड साइंस से रिलेटेड कंसेप्ट, फूड प्रोसेसिंग और न्यूट्रिशन से रिलेटेड कंसेप्ट, इवन फूड केमिस्ट्री और थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी का भी पोर्शन इसमें कवर किया गया है। ये कंपलसरी कोर्स है सारे स्टूडेंट्स के लिए और इसमें कोई चॉइस नहीं है और पूरी कंट्री में पढ़ाया जाता है। तो मैं एक सीरीज ऑफ वीडियो ला रहा हूँ इसी कोर्स के कंटेंट को लेते हुए, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑनर्स डिग्री में क्योंकि ये एक ही कोर्स है और पूरे सारे डिग्रीज में पढ़ा, सारे कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। तो आज का जो वीडियो है ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम कुछ डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस और फूड का कंपोजिशन को समझने की कोशिश करेंगे पहले टॉपिक में, और फिर कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद इस सीरीज के सारे वीडियोस इसमें मैं लाता रहूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। तो बात कर रहे थे आईसीआर के बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के सिलेबस की, जिसमें कि एक कोर्स है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। तो इसी कोर्स के कंटेक्स्ट में एक सीरीज ऑफ वीडियोस मैं बनाऊंगा जिसका फर्स्ट पार्ट है। आज के पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं डेफिनेशन, कंपोजिशन और क्लासिफिकेशन, खाद्य विज्ञान एवं पोषण के सिद्धांत, इसकी परिभाषा, संरचना और वर्गीकरण, विभिन्न खाद्य पदार्थों का कैसे किया जाता है। तो इस कोर्स के सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं उसमें हम फर्स्ट टॉपिक आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। शुरू करते हैं फूड की डेफिनेशन से कि फूड की डेफिनेशन है क्या। एक जनरल डेफिनेशन फूड की कहती है कि फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड एनर्जी। दो चीजें, न्यूट्रिशनल सपोर्ट और एनर्जी, ये कॉलिंस डिक्शनरी की डेफिनेशन है। और भी इसके अलावा बहुत सारी डेफिनेशंस आपको अलग अलग डिक्शनरीज में, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग सोर्सेज में मिल जाएंगी। लेकिन उन सारी डेफिनेशंस को देखते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो बनती है वो ये कहती है कि फूड इज ए मटेरियल। तो सबसे पहले फूड एक मटेरियल है। यूजुअली इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज एंड इट कंटेन्स एसेंशियल बॉडी न्यूट्रिएंट्स, that is the carbohydrates, lipids, proteins, vitamins, minerals and also the bioactive compounds. And along with this there exists fiber and water. अब इसका होता क्या है? It is ingested and assimilated by the organism to produce energy and stimulate growth and maintain his or her life. तो इस प्रकार से एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बनती है कि जो कि सारे एस्पेक्ट्स को फूड के बारे में कवर करती है कि फूड इज ए मटेरियल यूजुअली ऑफ प्लांट और एनिमल ओरिजिन that contains essential body nutrients, that is carbohydrates, fats, vitamins, minerals, bioactive compounds, and it also contains water and fiber which are essential for digestion and absorption. It is ingested and assimilated by the organism to produce energy and it stimulates growth and maintain life. तो अब ये डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है, इसको याद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे रिमेंबर रखना करना है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये बोलता है कि ये है क्या, कि फूड इज ए मटेरियल विच कम्स फ्रॉम द प्लांट और द एनिमल सोर्सेज। पहला पार्ट ये बताता है। देन नेक्स्ट पार्ट कवर करता है कि इट कंसिस्ट ऑफ द एसेंशियल बॉडी न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से बॉडी न्यूट्रिएंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और इसके साथ साथ बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी हैं। और फिर डाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए, एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करने के लिए वाटर और रफेज भी है, वाटर और डाइटरी फाइबर्स भी इसमें है। तो अब होता क्या है, करते क्या है, दैट दिस फूड इज इंजेस्टेड एंड असिमिलेटेड बाय द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म उसको इंजेस्ट करता है और फिर असिमिलेट करता है एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड which stimulates the growth and maintains the body function. तो 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पार्ट मींस व्हाट, सो इट इज ए मटेरियल। सेकंड पार्ट मींस द कंपोजिशन, so different kinds of nutrients contained in the food. Third part is the process, that how it is used and utilized in our body, that is ingested and assimilated by the organism, and what is the purpose, to stimulate growth and maintain life. इन 4 सेगमेंट्स को अगर हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो डेफिनेशन बन जाएगी। इसको याद रखने का तरीका इजी तरीका यही है।
सो इसके अलावा बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। एनीथिंग विच वी ईट विच प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड नरिशमेंट इज कॉल्ड एज फूड। ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन अगर फूड की बोलनी हो तो ये डेफिनेशन आप याद रखिए। डेफिनेटली आप मार्क्स भी अच्छे स्कोर करेंगे और आपका कंसेप्ट भी इसमें पक्का हो जाएगा। अब सवाल आता है कि फूड की कंपोजिशन क्या होती है, कि कंपोजिशन क्या है। तो फूड की जो कंपोजिशन है उसमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स, तीन पार्ट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। ये तीनों जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं फूड के, वो क्या करते हैं, बेसिकली दे प्रोवाइड एनर्जी, दे टेक अप द वर्क ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। तो इन तीनों का काम है एनर्जी, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। इसके अलावा फूड में होते हैं बायोएक्टिव कंपाउंड्स, विटामिन्स और मिनरल्स। बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, फिनॉल्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं, अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, जो अलग अलग फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। आजकल न्यूट्रास्यूटिकल्स और इस इंडस्ट्री में बायोएक्टिव्स का बहुत सारा बड़ा रोल आ रहा है। तो एक बायोएक्टिव कंपाउंड्स, विटामिन्स और मिनरल्स, इनका लार्जली प्रोटेक्टिव एक्शन होता है। ये हमारी बॉडी को रेजिस्टेंट बनाते हैं, अलग अलग डिजीज से लड़ने की क्षमता देते हैं और प्रोटेक्टिव फंक्शन प्ले करते हैं बेसिकली। और थर्ड पोर्शन जो है दैट इज द वाटर एंड रफेज, जिसका कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का मेनली फंक्शन है। ये एड करता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। सो फूड की कंपोजिशन में बेसिकली ये 8 कंपोनेंट्स हम लोग याद रख सकते हैं, द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स और द फैट्स, and then the bioactive compounds, vitamins and minerals, and then water and roughage. First three, carbohydrate, protein and lipids, they go for the energy and maintenance and repair. Next three, the bioactives, vitamins and minerals, they are the protective foods, and the last two, water and roughage, they aid into the digestion and absorption. तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। So this is how the composition of all the foods that goes. अब थोड़ा सा एंटर करेंगे क्लासिफिकेशन में, और पहली क्लासिफिकेशन बोलती है कि फूड को ओरिजिन के हिसाब से अगर हमको क्लासिफाई करना हो तो कैसे कर पाए। तो इसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं कि भाई अगर हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या बोलती है। तो कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको 2 क्लासेस में सबसे पहले डिवाइड किया गया, द यूकैरियोट्स एंड द प्रोकैरियोट्स। द यूकैरियोट्स एंड द प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स वो जिसमें कि एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई होता है, और प्रोकैरियोट्स वो जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में ही उसका जेनेटिक मटेरियल रहता है, लेकिन डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता है, डीएनए एक न्यूक्लियाई में उसमें नहीं रहता है। लेकिन यूकैरियोट्स में डेफिनेटली डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई होता है। तो यूकैरियोट्स को फर्दर जब हम क्लासिफाई करते हैं तो 2 कैटेगरीज आती हैं, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। जो यूनिसेलुलर कैटेगरी है इसमें बेसिकली द प्रोटिस्टा विल कम, एंड देन द मल्टीसेलुलर there are further 2 classifications, that those organisms which have the cell wall and those which do not have the cell wall. तो जिनकी तो सेल वॉल है वो एक कैटेगरी, जिनकी सेल वॉल नहीं है दूसरी कैटेगरी। जिनकी सेल वॉल नहीं है वो एनिमलिया जो किंगडम है उसमें आते हैं, सारे एनिमल्स इसमें आते हैं। इनकी सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल, इसमें डिस्टिंक्ट सेल वॉल नहीं होती है। लेकिन जिनकी सेल वॉल भी होती है वो बेसिकली प्लांट किंगडम में आते हैं या फिर जो फंजाई किंगडम में आते हैं। प्लांट और फंजाई किंगडम में इनमें डिफरेंस बेसिकली यही है कि प्लांट किंगडम में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, और जो फंजाई किंगडम है उसमें सेल वॉल तो है लेकिन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी उसमें नहीं रहती है। तो इस प्रकार से ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये हम लोग करते हैं। आपने भी किसी पर्टिकुलर पहले वाले लेवल में इसको पढ़ा होगा। तो जब हम आगे चलते हैं तो हमको समझ में आता है कि 1 2 3 4 5, फर्स्ट जो किंगडम है दैट इज द किंगडम मोनेरा, जो कि प्रोकैरियोट्स को कवर करती है। सेकंड किंगडम इज द प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम इज द एनिमलिया, फोर्थ किंगडम इज द फंजाई, एंड फिफ्थ किंगडम इज द किंगडम प्लांटिंग। तो इन पांचों किंगडम्स को हम लोग समझ सकते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन भाई अब इसमें से फूड कौन कौन सी किंगडम में रहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ 4 किंगडम्स हैं जिसमें कि हमको फूड सोर्सेज मिलते हैं, और वो 4 किंगडम है। आपका फर्स्ट किंगडम मोनेरा, जिसमें कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है। और सेकंड किंगडम है किंगडम एनिमलिया, थर्ड किंगडम है किंगडम प्लांटी, और फोर्थ किंगडम है किंगडम फंजाई। यानी कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें हमको फूड सोर्सेज नहीं मिलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया ये भी फूड के सोर्स में इसको यूज किया जाता है, और मशरूम्स को भी सोर्स फूड के सोर्स में यूज किया जाता है, जबकि इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम है प्रोपोर्शन वाइज, क्वांटिटेटिव वाइज। लेकिन अगर हम लोग मेजर कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम का ही रहता है। और इसीलिए फूड की डेफिनेशन में भी बोला जाता है कि लार्जली फूड्स दे कम फ्रॉम द एनिमल्स और द प्लांट्स। तो अगर फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किंगडम मोनेरा में ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया आते हैं, और एनिमल्स में लार्ज एनिमल्स आ सकते हैं, द काउ एंड बफलो व्हिच आर यूज्ड फॉर द बीफ पर्पसेस। देन द स्मॉल एनिमल्स दे मे कम, एंड
देन द फिशेज में कम, आजकल इंसेक्ट्स भी आ रहे हैं जिनको एज ए फूड यूज किया जाता है, और कुछ बर्ड्स को भी एज ए फूड यूज किया जाता है। सिमिलरली अगर प्लांट्स में देखते हैं तो ग्रेन्स आते हैं जिसमें कि सीरियल्स और पल्सेस मेन है, फिर फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, कुछ फ्लावर्स को भी एज ए फूड यूज किया जा सकता है, लीव्स, रूट्स, बार्क्स को भी एज ए फूड यूज किया जाता है। तो ये सारे के सारे सोर्सेज ये हमारे प्लांट किंगडम में आते हैं। और फिर मशरूम्स, आप जानते ही हैं कि एडिबल मशरूम्स दे आर आल्सो यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ फूड, बट दे आर बेसिकली फंगस। सो ये किंगडम फंजाई का पार्ट है। तो 5 में से 4 किंगडम है जहां से फूड सोर्सेज को ऑब्टेन किया जा सकता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं कि फूड की क्लासिफिकेशन पीएच के हिसाब से कैसे हो सकती है। तो पीएच के हिसाब से फूड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज द लो एसिड फूड, जिसमें कि पीएच उसका 5.3 से ज्यादा रहता है। पीएच आप जानते होंगे इट्स द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच में जो अल्कलाइन पीएच है मोर देन 7 है तो अल्कलाइन है, 7 है तो न्यूट्रल है, लेस देन 7 है तो एसिडिक पीएच आता है। लेकिन जब फूड की क्लासिफिकेशन करते हैं तो अधिकतर फूड आपके लेस देन 7 कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं फिर फर्दर लो एसिड फूड, जिनका पीएच 5.3 से ज्यादा होता है, वो लो एसिड की कैटेगरी में आते हैं। और इसमें पीज, कॉर्न, बीन्स, मिल्क, मीट, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में हम लोग डालते हैं। फिर आते हैं मीडियम एसिड फूड, जिनका पीएच 4.5 से 5.3 के बीच में होता है। इसमें एस्पेरेगस, बीट्स, पंपकिन, स्पिनच, इस टाइप के कमोडिटीज को हम लोग एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। और फिर आते हैं थर्ड कैटेगरी इज द एसिड फूड विच कैटेगराइजेस 3.7 टू 4.5। 3.7 से 4.5 का अगर पीएच है तो एसिड फूड्स में आएंगे। इसमें बेसिकली फ्रूट्स आने शुरू हो जाते हैं, जहां पे पियर, पाइनएप्पल, टोमेटो, ये वाले फ्रूट्स, सारे के सारे फ्रूट्स इस कैटेगरी में आते हैं, लेस देन 4.5 लेकिन मोर देन 3.7 कैटेगरी में। और फिर जो हाईली एसिडिक फूड्स होते हैं वो आते हैं लेस देन 3.7 में। इसमें बहुत ही खट्टे प्रकार के जो फूड होते हैं, जैसे कुछ पिकल्स हो गए या सिट्रस फ्रूट्स हो गए, लाइम लेमन हो गए, सॉरक्रॉट हो गया, तो ब्राइन्स हो गए, बेरीज हो गई, तो इस प्रकार के जो फूड है जो बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशंस में में बनते हैं, सो जिनका पीएच बहुत ज्यादा कम होता है, लेस देन 3.7, वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो भाई इस क्लासिफिकेशन को समझना जरूरी क्यों है, ये तो हमने समझ लिया। और इसमें आपको एक मैं एग्जामिनेशन के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द एसिड एंड द नॉन एसिड फूड्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स। तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइस में आता है, तो ऑप्शन 7 भी रहता है। अधिकतर बच्चे 7 करके उसको कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ फूड्स के क्लासिफिकेशन में जो डिवाइडिंग लाइन है वो 4.5 होती है। सो 4.5 पीएच से अगर ऊपर है तो उसको लो एसिड फूड में गिना जाता है, 4.5 से नीचे अगर है उसको हाई एसिड फूड में गिना जाता है। और इसकी एक और सुंदर बात यह है कि 4.5 से जब कम पीएच रहता है तो उसमें नॉर्मली बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है। ये बड़ी सुंदर चीज है। सो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है। जब बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा तो स्पॉइलेज फंगस और मोल्ड कर पाते हैं, जो हमको आंखों से दिख जाता है। और फंगस और मोल्ड की स्पॉइलेज कम रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि फ्रूट्स जब स्पॉइल होते हैं तो वो बैक्टीरिया से स्पॉइल नहीं होते हैं, लेकिन जब दूध स्पॉइल होता है तो बैक्टीरिया से स्पॉइल होता है। मीट स्पॉइल होता है तो बैक्टीरिया से स्पॉइल होता है, क्योंकि उसका पीएच 4.5 से ऊपर रहता है। लेकिन जो फ्रूट्स है उनका पीएच 4.5 से नीचे रहता है। तो आपने देखा होगा कि सिट्रस फ्रूट्स में राइजोपस और एस्परजिलस ग्रो करते हुए देखा होगा आपने, लेकिन बैक्टीरिया ग्रो करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि वो एसिडिक होता है। सिमिलरली पिकल्स आपने देखा होगा, कोई भी आदमी पिकल खा के कभी नहीं मरा आज तक। क्यों नहीं मरा है? क्योंकि वो फंगस अगर लग गई, उसकी फंगस ही ग्रो कर सकती है उसके ऊपर। फंगस ग्रो करेगी, वो नजर आ जाएगी, एंड देन यू विल नॉट कंज्यूम इट। So that is how it is beautifully related. Acid is the enemy of bacteria. Higher the acid, lesser the bacteria. बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता अगर एसिड ज्यादा होगा। तो जैसे ही पीएच कम होगा, यानी एसिड बढ़ेगा, पीएच कम होगा, तो बैक्टीरियल स्पॉइलेज नहीं होगी। इसलिए तो फ्रूट्स और जो हमारे एसिडिक फूड्स हैं वो बड़े ही सेफ माने जाते हैं, बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर एंड दे कैन नॉट बी स्पॉइल्ड बाई बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया स्पॉइल नहीं करता है, और अगर फंगस स्पॉइल करेगा वो तो हमको दिख जाएगी, हम खाएंगे नहीं। और अगर बैक्टीरिया उसको स्पॉइल कर ही नहीं पाएगा, तो इस तरह से इट बिकम्स क्वाइट सेफ द फ्रूट्स, स्पेशली बिकॉज इट दे आर एसिडिक इन कंडीशन। और फिर जो बहुत ज्यादा एसिडिक फूड है, जैसे मैंने बताया द पिकल्स एंड द सॉरक्रॉट, तो ये वाले फूड्स जो है वो लेस देन 3.7 पीएच की कैटेगरी में आते हैं। सो दे हैव क्वाइट ए गुड शेल्फ लाइफ। सो दिस इज हाउ द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द पीएच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन में इसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर आ जाता है। एक मैंने आपको बता दिया कि डिवाइडिंग लाइन क्या होती है एसिड नॉन एसिड पीएच में, एक तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। दूसरा, कभी कभी एग्जाम्पल्स आ जाते हैं या ये रेंजेस आ जाती हैं, लेस देन 5.3, 4.5 टू 5.3, तो इन रेंजेस को भी आप याद रखिए। सो दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट
And I think by now you will be clear that why the classification based upon the pH in case of the foods, that is important to understand and remember. फिर एक ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन न्यूट्रिएंट्स, ये आपने अपने स्कूल पीरियड से लेके इसको पढ़ते आए होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं, ग्रेन्स हैं, स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं। स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स के सोर्सेज हैं मीट, पोल्ट्री, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेग्यूम्स, सोया प्रोडक्ट्स, ये सारे फैट्स के सोर्सेज होते हैं। प्रोटीन के सोर्सेज नट्स, सीड्स, फिश, ये प्रोटीन के सोर्सेज गिने जाते हैं। एंड देन विटामिन के सोर्सेज बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। सिमिलरली मिनरल के सोर्सेज भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, और फाइबर के सोर्सेज भी ग्रेन्स और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। तो इस प्रकार से हम न्यूट्रिएंट के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कुछ कभी कभी इसमें से भी पूछा जा सकता है। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, आज के कंटेक्स्ट में और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, कि हाई एनर्जी एंड लो एनर्जी डेंसिटी बेस्ड अपॉन द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी के हिसाब से फूड्स को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, तो इसकी चीज के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो फूड्स हाई एनर्जी डेंसिटी वाले होते हैं उसमें बेसिकली दे आर ड्राई, दे आर नॉट वेट। पहला चीज तो ये, अधिकतर फूड कैसे होंगे, ड्राई फूड होंगे, ताकि उसमें पानी ना हो, सॉलिड्स ज्यादा हो, तभी उसकी डेंसिटी ज्यादा बनेगी। एक तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो दे आर ड्राई इन नेचर, एंड देन दे कंटेन द ड्राई फ्रूट्स, दे कंटेन फैट, दे कंटेन गुड क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज शुगर। तो ये सारे के सारे हाई एनर्जी डेंसिटी फूड्स की कैटेगरी में आते हैं। द चिप्स, द कैंडीज, द बटर, ये सारे के सारे एनर्जी डेंस फूड्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, एनर्जी डेंस फूड्स होते हैं उससे आपको एनर्जी तो मिलती है तुरंत, लेकिन लॉन्ग रन में दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो लो एनर्जी डेंसिटी फूड्स जो है, जिसमें कि वाटर भी रहता है और फाइबर भी रहता है, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, और इसके अलावा जो मिनरल्स हैं और दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो रहते हैं। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड देयर सूप्स, देयर सैलेड्स, ये इसके रिच सोर्सेज हैं। सो इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी देन गो फॉर द लो एनर्जी ड्रिंक्स। अगर आपको पतला भी होना है, इफ अगर आप या कोई आपके साथ वाला कोई अगर कोई मोटा है, सो देन यू शुड गो फॉर द लो एनर्जी काइंड ऑफ द फूड्स। तो ये एनर्जी डेंसिटी के बेसिस पे हम लोग बताते हैं। अब एनर्जी डेंसिटी में जो डेफिनेशन है इसकी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन थोड़ा क्लासिफिकेशन यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि एनर्जी डेंसिटी का क्या रिलेशनशिप। अब फर्स्ट कॉलम में एनर्जी डेंसिटी दिया है किलो कैलोरी पर ग्राम, अलग अलग फूड्स का किलो कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से दिया है। सेकंड कॉलम में द न्यूट्रिएंट डेंसिटी दिया, एक वर्ड है, एक टर्म है एनर्जी डेंसिटी, दूसरा टर्म है न्यूट्रिएंट डेंसिटी। सो वी मस्ट ऑलवेज प्रेफर द न्यूट्रिएंट डेंसिटी टू द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को फूड के सिलेक्शन के टाइम में हमको प्रेफर नहीं करना चाहिए, वी शुड प्रेफर द न्यूट्रिएंट डेंसिटी। अगर हम लोग देखते हैं तो एनर्जी के हिसाब से, एनर्जी मींस जो कैलोरीज जिसमें ज्यादा होती हैं बेसिकली। सो आप देख रहे हैं कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में कैलोरीज यहाँ पे बड़ा कम दिखा रहा है, वो किलो कैलोरी पर ग्राम, जबकि फैट्स और स्वीट्स में किलो कैलोरी पर ग्राम हाईएस्ट है इस टेबल में, अगर हम माई पिरामिड फूड ग्रुप्स की कैटेगरी को देखते हैं। सो फ्रूट्स वेजिटेबल्स के केस में 6.66 to 0.68 है, और फैट्स और स्वीट्स के केस में 2.93, तो लगभग 3 फोल्ड्स इसकी एनर्जी डेंसिटी है, द फैट्स एंड द स्वीट्स। On the contrary, if you go to the right hand side, next column, so you can find that the nutrient density is highest in case of the fruits and vegetables. Vegetable की nutrient density highest है 150, fruits की भी ज्यादा है 93 as compared to all others। दूसरों के कंपैरिजन में इनकी एनर्जी डेंसिटी न्यूट्रिएंट डेंसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन फैट्स जो है उसकी न्यूट्रिएंट डेंसिटी देखिए -1.08, फैट्स और स्वीट्स। तो जितने भी स्वीट्स हैं और फैट्स हैं उसकी न्यूट्रिएंट डेंसिटी उसमें नहीं होती है, उसमें वो कैलोरीज 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 आपको एम्प्टी कैलोरीज दे रहा है। एम्प्टी कैलोरीज, जब हम शुगर खाते हैं उसको बोलते हैं एम्प्टी कैलोरी, क्योंकि उसमें और कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, सिर्फ कैलोरीज कैलोरीज आपको मिलती है, तो इसलिए दे आर कॉल्ड एज द एम्प्टी कैलोरीज। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हमको ये बताती है कि वी शुड गो फॉर द सिलेक्शन ऑफ द लो एनर्जी डेंस फूड्स एंड मोर न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स। सिमिलरली अगर अनप्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड की बात करते हैं, तो अनप्रोसेस्ड का जो एनर्जी डेंसिटी है वो कम है, और प्रोसेस्ड की एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है, जबकि न्यूट्रिएंट डेंसिटी अगर देखते हैं तो अनप्रोसेस्ड में 3 फोल्ड्स है एज कंपेयर टू द प्रोसेस्ड। सो ये नोवा क्लासिफिकेशन के हिसाब से जब हम देखते हैं, सो दैट इज हाउ इट गोज। सो द कंक्लूजन इज दैट वी शुड गो फॉर the nutrient dense foods and we should not go for the energy dense foods। तो अब आ जाते हैं भाई फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पे, कि फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन फिर है क्या, ये कोर्स प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि द प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या है, तो जहां पे 3 प्रिंसिपल्स थे, प्रिवेंशन डिले ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज, प्रिवेंशन डिले ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन, प्रिवेंशन डिले ऑफ डैमेज।
caused by insects, birds, rodents। लेकिन जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये कुछ और है, और इसके बारे में हम लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है क्या बेसिकली, हाउ डू वी डिफाइन। So basically, the food science and nutrition is the study of the design, development and improvement of। तो ये भी एक स्टडी है, ये भी एक डिसिप्लिन है, जो कि जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, द डिजाइन, डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ फूड। हम लोग डिजाइन, डेवलपमेंट ऑफ एंड इंप्रूवमेंट ऑफ फूड कर रहे हैं, सो दैट इट इज बेस्ट यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी फॉर एनहांसिंग हेल्थ एंड वेलबींग। जब हमने फूड टेक्नोलॉजी की बात करी थी तो वहां पे डिजाइन, डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग हमने इस हिसाब से करी थी फूड की, सो दैट इट कुड बी कमर्शलाइज्ड, ताकि उसको कमर्शलाइज किया जा सके। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इट इज डिजाइंड, डेवलप्ड in such a way, improved in such a way, so that it is best utilized for human body for enhancing health and well-being। So this is the target, and this is how the nutrition and the objectives of the food technology they differ a little bit। तो छोटे छोटे डिसिप्लिन आपस में छोटे छोटे रीजंस की वजह से डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे टारगेट है कि जो भी हम फूड बनाएं, जो भी हम इंप्रूवमेंट करें, जो भी हम टेक्नोलॉजी बनाएं, वो उससे हमारे फूड की क्वालिटीज एनहांस हो, हमारी ह्यूमन बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन एनहांस हो, वेलबींग एनहांस हो, उससे जो भी बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं वो एनहांस हो। सो दैट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। और फूड टेक्नोलॉजी की तरह इसमें भी बहुत सारे डिसिप्लिन को कंबाइन किया जाता है, बायोलॉजिकल साइंसेज के सारे डिसिप्लिन, केमिस्ट्री, और साथ ही साथ में मेडिकल साइंस और पॉपुलेशन हेल्थ इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि फूड टेक्नोलॉजी में लार्जली नहीं था। यहाँ पे मेडिकल साइंस का भी इंटरवेंशंस आते हैं, बिकॉज डाइटिशियंस दे हैव ए वेरी बेसिक फंडामेंटल रोल इनटू द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ इन द हॉस्पिटल्स एज वेल। हर हॉस्पिटल में एक डाइटिशियन की पोजीशन भी रहती है, so that is how it is there। तो भाई इस डिसिप्लिन में अगर हम लोग आ गए हैं तो फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में हम लोग क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बेसिकली, और इस सब्जेक्ट को कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर देना है, किस किस चीज के लिए इसका उत्तरदायित्व है इनमें, जो भी फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन इसमें फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में जो आंसर किया जाता है, सो दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट बनाते कैसे हैं, क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। सो दैट इज हाउ, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच इज टॉट in the food science and nutrition। Then another thing is that is there a way to engineer the food to improve its nutritional value, कि क्या कोई तरीका है जिससे कि फूड को ऐसे बदला जाए और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू एनहांस हो जाए। हाउ डज ह्यूमन बॉडी ब्रेक डाउन द फूड टू प्रोवाइड अस एनर्जी। हमारी बॉडी फूड को कैसे ब्रेक डाउन करती है और फिर हमको उससे बेनिफिट कैसे होते हैं, हमारी बॉडी को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सो इसकी भी जानकारी फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में दी जाती है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड डिजीज, न्यूट्रिशन और डिजीज में क्या रिलेशनशिप है, और इसको हम लोग न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट से कैसे डिजीज को मैनेज कर सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ और वेलबींग को मैनेज कर सकते हैं, वो भी इसमें बताया जाता है। एंड व्हाट आर द वेज बाय विच द फूड कैन एनहांस गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सो व्हाट इज द अल्टीमेट रिकमेंडेशन। सो ऑल दीज broad areas are covered in the food science। The questions are related to all these broad areas, so they are answered by the discipline of the food science and nutrition। तो अगर कोई व्यक्ति फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में अपना डिग्री करता है, अपना करियर बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। he or she can go into the food manufacturing industry, then the food safety, the food analysis, different kinds of food researches, product development, product optimization, product standardization। Then the students, they can also undertake the job of the dietitians in the hospitals, in the medical field, and they can also become educators or into anything, the consultancies of the healthcare, they can become the healthcare professionals as well, so in different ways। So this is how the different openings are there। इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं, आजकल तो इतना डाइवर्सिफिकेशन हो गया है कि कोई सब्जेक्ट लिमिटेड नहीं रहा है, लेकिन जो ब्रॉड एरियाज हैं जहां जहां पे इनके स्टूडेंट्स जा सकते हैं फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के, सो दैट इज हाउ दीज आर द ब्रॉड एरियाज। Now, before going into the subject, you need to understand some fundamental definitions। तो उन definitions की चर्चा करेंगे एक एक करके, और आप 2 4 6 बार इन definitions को पढ़िएगा और याद रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये जो हम 8-10 definition पढ़ने वाले हैं एग्जामिनेशन में, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, निश्चित बात है कि क्वेश्चन मिलना ही। तो इन डेफिनेशंस को ध्यान से सुनना, समझना और फिर अपने हिसाब से याद रखना और बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ तरीके, कुछ ट्रिक्स मैं बताए भी हैं और भी बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं न्यूट्रिशन। तो बेसिकली न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ द फूड्स, द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस देयर इन। फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं और दूसरे सब्सटेंसेस भी हैं, देयर एक्शन एंड इंटरेक्शन, वो किस तरीके से एक्ट करते हैं और कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एंड द बैलेंस इन रिलेशनशिप टू हेल्थ एंड डिजीज, और हमारी बॉडी में क्या बैलेंस क्रिएट करते हैं, क्या इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड द डिजीजेस इन आवर बॉडी।
the processes by which the organism ingests, digests, absorbs, transports, utilizes the nutrients and disposes their end product. ये भी न्यूट्रिशन के कंटेक्स्ट में आता है कि बॉडी में जाने के बाद उस फूड का क्या हो रहा है। तो देखो, अगर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फूड टेक्नोलॉजी और द फूड इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की कोई बात नहीं करी गई। उसमें ये किया गया कि फूड को अच्छे से अच्छा बनाओ, उसकी शेल्फ लाइफ बनाओ, उसको सेफ बनाओ, साउंड बनाओ और कमर्शियलाइजेबल बनाओ। सो दैट इज व्हाट वाज द पर्पस इनटू द फूड टेक्नोलॉजी एंड इनटू द फूड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। लेकिन जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उसमें आता है कि फूड इस हिसाब से डिजाइन किया जाए ताकि वो हमारी बॉडी को एनहांस करे और हमारी हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करे। तो जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं फूड साइंस के न्यूट्रिशन के, वो भी इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, ना कि प्रोडक्ट को कमर्शियलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए एम्ड होंगे। सो दैट इज हाउ द although all the subjects, the nutrition, the technology, the engineering, they all work as integrated unit, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होके ही काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो डोमेन एरिया है वो तीनों डिसिप्लिन का अलग है। फूड इंजीनियरिंग का अलग है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलग है और फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का अलग है। So nutrition is a science of foods and the nutrients and other substances which are present in the food. How do they act? How do they interact? How do they influence the balance in our body to maintain the health and well-being? How the food is ingested, digested, absorbed, utilized, transported, and how the end products of those digested food material they are disposed. So that is what is contained in case of the in the field of nutrition. Then what are nutrients? So nutrients are the constituents of foods. स्पेसिफिक फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि हमारी हेल्थ और वेलबींग को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि फूड के थ्रू सप्लाई करे जाते हैं इन सुटेबल अमाउंट्स, तो दे आर द न्यूट्रिएंट्स। एंड हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर मैं अच्छे से खा, मेरा अगर शरीर ठीक है तो इसका मतलब मैं हेल्दी हूं, ऐसा नहीं है। The mental well-being, the social well-being is also very very important, not merely the absence of diseases. सिर्फ डिजीज का एब्सेंस से हम लोग ये नहीं बोल पाएंगे कि हम लोग हेल्दी हैं। सो दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज रेलिवेंट। अब आते हैं कुछ और डेफिनेशंस पे। तो पहला है कि बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? सो ए डाइट विच प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन सफिशिएंट क्वांटिटीज एंड इन करेक्ट प्रोपोर्शन। सफिशिएंट क्वांटिटीज में और एक करेक्ट प्रोपोर्शन जो एक अच्छी हेल्थ के लिए चाहिए होता है, उस प्रोपोर्शन में अगर हमको न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड डाइट। जब हम बैलेंस्ड डाइट की बात करते हैं तो जनरली जो 6 क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें कवर होती हैं: द कार्बोहाइड्रेट्स, द फैट्स, द प्रोटीन्स, द विटामिन्स, द मिनरल्स एंड द रफेज, and along with water also. So all of them, all the 6 they are included. Water हमको अलग अलग सोर्सेज से मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रफेज को भी गिन लेते हैं। सो ये सब चीजें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है इनटू द बैलेंस्ड डाइट। सो बैलेंस्ड डाइट बेसिकली सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट क्वांटिटीज में और प्रॉपर प्रोपोर्शन में अगर हमको मिलते हैं, सो दैट डाइट विल बी कॉल्ड एज ए बैलेंस्ड डाइट। Now the body mass index, another definition is body mass index. So body mass index एक रिलेशनशिप बताता है कि मेरा जितना वेट है और मेरी जितनी हाइट है, उसमें क्या रिलेशनशिप, उस वेट और हाइट के रिलेशनशिप के हिसाब से बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर फॉर्मूला, एंड देन इट इज कैलकुलेटेड एंड कंपेयर्ड इन ए स्केल। देयर आर सम रिकमेंडेशन जिसके हिसाब से बताया जाता है कि ये व्यक्ति हेल्दी है कि नहीं है, ये मोटा तो नहीं है, ये ज्यादा पतला तो नहीं है, और ये इसको बीमारी होने का खतरा तो नहीं है। सो थिंग्स लाइक दैट। अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि 75 केजी का एक व्यक्ति है जिसकी हाइट 1.8 मीटर है, तो बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालेंगे? बॉडी वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर्स। सो what we did, 75 divided by 1.8 का whole square, and it comes out to be 23.15. So when it is 23.15, so the person is normal. So we can conclude that according to the body mass index, the person is normal. ये कुछ स्केल है बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से। अगर कोई किसी का बॉडी मास इंडेक्स लेस देन 16 आता है, इट मींस दैट ही और शी इज सुअरली थिन, बहुत ही ज्यादा पतला है, वो बहुत पतला है, इट इज नॉट नॉर्मल। देन मॉडरेटली थिन 16 to 17, माइल्डली थिन 17 to 18.5, और 18.5 से जो 25 का जो रेंज है बॉडी मास इंडेक्स का, वो एक नॉर्मल व्यक्ति का होता है। सो नॉर्मली वी शुड टारगेट ए बॉडी मास इंडेक्स ऑफ 18.5 to 25। 25 से अगर 30 है, इट मींस यू आर गोइंग टुवर्ड्स बीइंग ओवरवेट, और अगर 30 से ऊपर क्रॉस कर गए, यू कम इनटू द कैटेगरी ऑफ ओबीस, यू बिकम ओबीस, आपको मोटापे की तकलीफ है। तो 30 to 35 ओबीस क्लास 1, 35 to 40 ओबीस क्लास 2,
और मोर देन 40 ओबीज क्लास 3। ये ओबीज क्लास 3 जो होता है इट गोज टुवर्ड्स द मॉर्बिडिटी, तो इनको जीवन का भी खतरा हो सकता है, इतने ज्यादा मोटे हो जाते हैं। और बाकी की क्लासेस में अगर हम लोग देखते हैं तो एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति को नॉर्मल बीएमआई बना के रखना चाहिए बिटवीन 18.5 एंड 25। सो दैट इज हाउ वी शुड बैलेंस द food. We should consume the energy dense and the low density foods. So go for selection of good foods and maintain your body mass index. कुछ और डेफिनेशंस न्यूट्रिशन संबंधित है। एक टर्म आता है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। अब ऑप्टिमम जैसा नाम बताता है, ऑप्टिमम राइट अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ए प्रॉपर शेड्यूल टू अचीव द बेस्ट परफॉर्मेंस एंड लॉन्गेस्ट पॉसिबल लाइफ टाइम। तो अगर सही मात्रा में सही न्यूट्रिएंट्स को सही समय पे खाया जा रहा है तो वही ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का स्थिति है। दैट इज द कंडीशन, दैट इज द स्टेट ऑफ द ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन एक इल्यूसिव टर्म है, क्योंकि हमारी बॉडी तो चेंज होती रहती है। हमने फिजिकल वर्क कर लिया ज्यादा तो ज्यादा काम कर लिया तो ज्यादा भूख लग जाएगी, कम काम किया तो कम भूख लगेगी, और थिंग्स लाइक दैट। बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग एंड द रिस्पॉन्सेस कीप्स ऑन डिफरिंग ऑल द टाइम। तो एक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके एक अपोजिट टर्म आती है माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन में क्या है, बेसिकली स्टेट ऑफ हेल्थ इम्पेयरमेंट। बेसिकली हेल्थ इम्पेयर, हमारी हेल्थ इम्पेयर है रिजल्टिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी, या तो बहुत कम न्यूट्रिशन की वजह से, न्यूट्रिएंट्स की वजह से, या फिर एक्सेस और इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से। या तो हम लोग कम न्यूट्रिएंट खा रहे हैं, डेफिशिएंट है, या फिर हम एक्सेस खा रहे हैं। तो दोनों ही स्थितियों में इसको बोला जाएगा माल न्यूट्रिशन। सो इट इज ए माल न्यूट्रिशन काइंड ऑफ कंडीशन व्हेन वी ईदर टेक वेरी लेस न्यूट्रिएंट्स और too much of the nutrients or imbalance of the nutrients. A state of poor nutrition can result from insufficient or excessive or unbalanced diet or from inability to absorb the foods. कभी कभी ऐसा होता है, खाते तो बढ़िया है, हेल्दी खाते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो उससे भी माल न्यूट्रिशन की स्थिति पैदा हो सकती है। सो दैट इज हाउ द एक्सरसाइज एंड ऑल दोज थिंग्स दे आर इंपॉर्टेंट। दो और टर्म्स हैं, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। तो जैसा नाम इंडिकेट करता है कि अंडर न्यूट्रिशन द स्टेट ऑफ हेल्थ रिप्रेजेंटिंग डेफिशिएंसी ऑफ द कैलोरीज एंड वन और मोर ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो कैलोरीज की भी डेफिशिएंसी है और एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिशिएंसी है, तो इस प्रकार की स्थिति को बोलेंगे अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन इज द स्टेट ऑफ हेल्थ रिप्रेजेंटिंग एक्सेस ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स या फिर कैलोरी। बहुत ज्यादा कैलोरीज खा रहे हैं तो भी ओवर न्यूट्रिशन है, और एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो वो भी ओवर न्यूट्रिशन। तो ये सारी टर्म्स जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, इनको आप याद रखिए। एग्जाम में डेफिनेशन की फॉर्म में, शॉर्ट नोट की फॉर्म में कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। ऑल ऑफ देम दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन आल्सो। यू विल फाइंड सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और व्हाटएवर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इनको लर्न बाय हार्ट, बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ और महत्वपूर्ण टर्म्स की तरफ जाते हैं। द फर्स्ट टर्म इज द फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी बेसिकली एक एश्योरेंस है कि भाई हम भूख या भूखमरी से नहीं मरेंगे, हमको डरने की जरूरत नहीं। अगर हमारा देश हमको इस बात की एश्योरेंस देता है, हमारा सोसाइटी, हमारा आसपास के लोग हमको इस बात की एश्योरेंस देते हैं, सो दैट इज द स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी। सो सिचुएशन वेयर पीपल डू नॉट लिव इन हंगर, ना तो भूखे रहते हैं और ना ही फियर ऑफ स्टारवेशन में रहते हैं। भूख के डर में भी नहीं रहते हैं और भूखे भी नहीं रहते हैं। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द फूड सिक्योरिटी। इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिया इज फूड सिक्योर। ये हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है। हम लोग इवन दूसरी कंट्रीज को भी अनाज देते हैं। सो दैट इज हाउ इट इज देयर। देन द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, सो आरडीए आपने पढ़ा भी होगा, आरडीए। सो द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ए न्यूट्रिएंट और द कैलोरीज पर डे कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए कितनी कैलोरीज हमको पर डे खाने चाहिए और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स खाने चाहिए, ये हमको पता लगता है द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस में। द RDA is updated periodically to reflect new knowledge, and it is popularly recommended that the recommended dietary allowance जो है वो बार बार उसको रिकमेंड किया जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान में जो अथॉरिटी है जो RDA रिकमेंड करती है, दैट इज द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR ने अपना जो RDA 2020 है, अभी 1 जुलाई 2023 से FSSAI ने लागू कर दिया है। सारे के सारे प्रोडक्ट्स पे जो भी FSSAI से आच्छादित है उसमें ये आपको डिक्लेरेशंस और भी जो न्यूट्रिशन क्वालिटीज हैं, कंपोजिशन है, उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो 1 जुलाई 2023 से ये नई रिकमेंडेशन जो है FSSAI की वो लागू हो जाएंगी बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द
द ICMR RDA 2020। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए किसी और दिन। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन विजिट द FSSAI वेबसाइट, और वहाँ पे आपको ये डेफिनेटली इसका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा ताकि जिनको इंटरेस्ट हो उसको वो पढ़ पाए। So that is what is the RDA। और इसके अलावा एक रेफरेंस डाइटरी इंटेक्स होता है RDI, इसको कभी कभी रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक भी बोल देते हैं। सो द एस्टिमेट्स ऑफ द डेली मिनिमम डाइटरी इंटेक ऑफ द एस्टैब्लिश्ड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑप्टिमम लेवल्स हैव नॉट बीन फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड। ऑप्टिमम लेवल नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम लेवल डेफिनेटली जो न्यूट्रिएंट्स के हैं वो इसमें मेंशन किए जाते हैं। सो दैट इज हाउ द रेफरेंस डाइटरी इंटेक्स। कार्बोहाइड्रेट्स एक जो नॉर्मल हम बोलते हैं कि बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, तो ये देखिए कि जितने भी हम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं तो 40 to 65 शुड कम फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स, 10 to 35 शुड कम फ्रॉम द प्रोटीन्स एंड 20 to 35% ऑफ द टोटल ऑफ द कैलोरीज दैट शुड कम फ्रॉम द फैट्स। अब अगर हम फैट बहुत ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो पता लगा फैट से 50% कैलोरीज फैट से आ रही, तो गलत हो जाएगा। अगर हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोटीन खा नहीं रहे हैं, तो पता लगा 80% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आ रही है, वो भी गलत है। अगर जैसे हाई शुगर डाइट में ऐसा होता है, बहुत सारे शुगर 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 खाते रहेंगे तो इस प्रकार की स्थिति आएगी। तो एक बैलेंस बनाने के लिए 45 to 65% ऑफ द कैलोरीज कमिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, 20 to 35% ऑफ द कैलोरीज कमिंग फ्रॉम द फैट्स एंड 10 to 35% ऑफ द कैलोरीज कमिंग फ्रॉम द प्रोटीन्स। इस प्रकार का अगर कोई कॉम्बिनेशन वर्कआउट करते हैं तो इसका मतलब हमारी डाइट ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। देन गोइंग इनटू फर्दर सम डेफिनेशंस, आजकल आपने देखा होगा फंक्शनल फूड्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये बहुत सारे टर्म्स हैं जो आ रहे हैं, और इस पे भी डिटेल डिस्कशन करी जा सकती है, और मैं इसमें अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट करने के लिए लाऊंगा। लेकिन अभी के लिए ये छोटा सा डेफिनेशन है दैट द फूड्स दैट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स। तो जो फूड्स हेल्थ और न्यूट्रिशन दोनों एक साथ देते हैं वो इसकी कैटेगरी में आते हैं। दे द फंक्शनल फूड्स दे कैन बी होल फूड, फोर्टिफाइड फूड, एनरिच्ड फूड, एनहांस्ड फूड, अलग अलग प्रकार के फूड हो सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों चीजें होनी चाहिए। इट शुड बी फूड नंबर वन, इट शुड नॉट बी कैप्सूल और समथिंग समथिंग। Number one, it should be a food, and then second is that it should contain nutrients as well as something additional, the bioactive compounds, so which are beneficial for prevention of the disease or working against the chronic diseases। तो वो functional food की कैटेगरी में। अब जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से फंक्शनल फूड बनता है उनको न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं। द फूड्स और द पार्ट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स, हेल्थ एनहांसमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, व्हेन दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे आर गिवन इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। देखो, न्यूट्रास्यूटिकल्स आर नॉट फूड्स एज सच, दे आर नॉट द मेजर पार्ट ऑफ द फूड। हम उसको एज सच फूड की तरह, वो कैप्सूल हो सकते हैं, थोड़ा सा लिक्विड हो सकते हैं, कुछ सैशे हो सकते हैं, पाउडर हो सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट बी इनटू द मेन फूड मैट्रिक्स जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, एंड दे आर लाइक वेरी डेंस, दे आर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जो फंक्शनल फूड होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स तो रहते हैं, ज्यादा मात्रा भी रहते हैं, लेकिन फूड जो है अपना मेन फूड मैट्रिक्स में ही रहता है। सो दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट। सो देन द नेक्स्ट टर्म इज द एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एंटीऑक्सीडेंट जैसा नाम ही है कि एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा या उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। सो ये बेसिकली क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, या फिर जो उससे डैमेज कॉज होती है, फ्री रेडिकल वगैरह बनते हैं, उनको रोकते हैं। सो दैट इज हाउ इट इज देयर। So the chemical compounds or the substances that inhibit of oxidation is called as the antioxidant, या फिर जो substances such as vitamin E or vitamin C or the beta carotene, so which protect our body cells from the damaging effects of the oxidation। ऑक्सीडेशन के डैमेजिंग इफेक्ट से हमारे बॉडी सेल को अगर वो प्रिवेंट कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, so that is what is known as the antioxidant। और फाइटोकेमिकल्स भी आजकल आपने टर्म सुना होगा, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए और थोड़ा दिमाग में रखिए कि एक नॉन न्यूट्रिटिव बायोएक्टिव सब्सटेंस होता है। ध्यान रखिए, शुगर कैन नॉट बी ए फाइटोएक्टिव, कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी ए फाइटोकेमिकल, देन द प्रोटीन्स कैन नॉट बी ए फाइटोकेमिकल बिकॉज दे आर न्यूट्रिटिव इन नेचर। अगर नॉन न्यूट्रिटिव कोई सब्सटेंस होगा सच एज द फ्लेवोनॉइड्स, द कैरोटीनॉइड्स, so they are polyphenols, they may be considered as the phytochemicals। उनके beneficial health effects रहते हैं, so वो हमारी बॉडी को beneficial तरीके से affect करते हैं। So that is how these terms are relevant and that is how it goes। So on and on, what I would like to conclude in this first segment, first part, first lecture, that you must remember all the definition। हमने अलग अलग definitions को अलग अलग तरीके से याद रखने की कोशिश करी है। आप सारी definition को पढ़िए। definition बनाते समय जैसा कि एक definition में मैंने करके दिखाया था कि 4 parts को याद रखना है। एक तो उसको parts में split करिए, और दूसरा क्या है कि start कैसे करना है definition को, try to find out, try to identify the first word कि वो है क्या। अगर मैं बोलता हूँ कि
सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन क्या है, तो इट इज ए साइंस, तो पहला, या इट इज ए डिसिप्लिन, तो पहला वर्ड मुझे मिल गया, अब आगे की कहानी इजी हो जाएगी। अगर मैं बोलता हूँ जैम क्या है, तो जैम इज ए प्रोडक्ट। अगर मैं बोलता हूँ कैनिंग क्या है, तो कैनिंग इज ए प्रोसेस। तो इस टाइप से हम लोग उन वर्ड्स को याद रखेंगे तो हमारी डेफिनेशन इजी हो जाती है। सो कुछ कुछ वर्ड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, क्या वो कोई प्रोडक्ट है, क्या वो कोई प्रोसेस है, क्या वो कोई पर्सन है। पर्सन ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली होगा, वो कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, उसको भी पर्सन ही डेजिग्नेट हम लोग कर सकते हैं। या फिर कोई वो स्टेट है, या कॉन्सिक्वेंस है, या सिचुएशन है, या फैक्ट है, इस टाइप की कोई कंडीशन तो नहीं है, या कोई प्रॉपर्टी है। तो इस टाइप से हम लोग जब देखते हैं, तो अगर हम कुछ इनिशियल वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो हम अपने डेफिनेशन को खुद से भी बना सकते हैं। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज वर्ड्स and then remember the keywords which can differentiate different classifications, different definitions, and for further references you can definitely visit, मैंने एक difference series बना रखी है, so you can visit that difference series also, and the series on examination skills, examination में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और फिर दूसरे लेक्चर भी इस कोर्स के और भी जो मैं अपलोड करूंगा उनको आप लोग विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको डेफिनेटली इनसाइट्स मिले होंगे फूड साइंस में और न्यूट्रिशन में, क्या उसकी डेफिनेशंस होती हैं, क्या क्या अच्छे फूड के, हेल्दी फूड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, बीएमआई कैसे इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, क्या स्केल्स हैं, क्या टेक्निकल डेफिनेशंस हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, कैसे हम उन पैरामीटर्स को रिलेट करते हैं, इंटरलिंक करते हैं। सो मैं समझता हूँ दिस वाज ऑल व्हाट आई वाज सपोज टू टेल यू इन द फर्स्ट लेक्चर एज पर द कंटेंट्स ऑफ द कोर्स एज पर द आईसीआर 5th डीन्स कमिटी गाइडलाइंस। अगले वीडियो में बहुत जल्दी आऊंगा, इस सीरीज के वीडियोस के साथ भी और दूसरे सीरीज के वीडियोस के साथ भी, नए टॉपिक्स के साथ आऊंगा। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो डेफिनेटली इस वीडियो से संबंधित या कुछ किसी दूसरे टॉपिक से संबंधित, तो कमेंट में जरूर लिखिए, और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरीज को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा, जितना मुझे समझ में आता है, जितना मुझे पता है उसके हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।